सुनील जी, जो बात दुबे जी ने की, एक पर्सपेक्टिव उन्होंने पेश किया, एक पर्सपेक्टिव मैं आपसे भी चाहूंगा। इस बीच आपके हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर 24 नए जजेस आ गए हैं साहब, और वो भी एक ही धर्म के सारे लोग आए हैं भाई। अनप्रेसिडेंटेड अपॉइंटमेंट हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में। 24 जज एक ही दिन अपॉइंट किए जाएं। मुझे लगता है अप्रूवल सारी की सारी नागपुर से आई है कि कौन वहां पर आएंगे। तो एक किस्म से जुडिशरी के अंदर अगर अपने लोग आ रहे हैं, तो गवाई साहब की माता जी क्यों नहीं आरएसएस के अंदर जाएंगी साहब? चंद्रचूड़ साहब के घर में क्यों नहीं फिर आपके मोदी जी गणपति के पूजा के लिए जाएंगे साहब? तो अप्रूवल कहां से आ रहे हैं सब जजेस के? लोअर जुडिशरी हो या हायर जुडिशरी हो। तो इसलिए तो बार बार कहते हैं, आपको तकलीफ है तो आप कोर्ट में जाओ ना, अदालत में जाओ, आपको फैसला मिलेगा। लेकिन अदालतें भी तो उनकी है ना, जज भी वही हैं, वकील भी वही है, मुवक्किल भी वही है, गवाह भी वही है। फिर फैसला भी तो उन्हीं का होगा ना साहब। तो यही आरएसएस की उपलब्धि है सर। इन 10 सालों में, 11 सालों में दे हैव कैप्चर्ड एवरीथिंग। ये भी उसका एक पर्सपेक्टिव का एक हिस्सा है। इतिहास तो लज्जाजनक है, लेकिन अल्टीमेटली द वे दे वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया एंड इंडिया's ethos, culture, texture, contours, this is at unprecedented level. The destruction which has happened in last 11 years, I have not seen it before. और दोनों के अंदर, भागवत और मोदी में गजब का सामंजस्य है। जो भी स्टोरी आती है कि इनके बीच में रिफ्ट है, ये है वो है, सब वाहियात बातें हैं। इनमें कोई वो नहीं है। भागवत को पता है कि जब तक मोदी बैठा है, मुझे जेड क्लास सिक्योरिटी है और मैं वीआईपी हूं, और मुझे हजारों करोड़ की फंडिंग है। मैं आदिवासियों को वनवासी कह सकता हूं, मैं सारे के सारे सरस्वती शिशु स्कूल कर सकता हूं, और बाकी जितने भारतीय मजदूर संघ हो, भारतीय किसान संघ हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, ये सब तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनके सपोर्ट वाले। ये तो इनको सपोर्ट करेंगे, ये कहां इनके खिलाफ जाएंगे? तो कुछ नहीं इनके खिलाफ जाने वाला है। दे हैव स्वेप्ट एवरीथिंग अंडर द फीट ऑफ दिस कंट्री सर। The biggest so-called not NGO, the biggest non-state actor which is threatening the unity and integrity of this country. सुनील शुक्ला जी। बिल्कुल दिनेश जी, जो आपकी बात हुई है वो सर बात सर सर में सर पहले। सुनील शुक्ला जी से आपको नेक्स्ट लेता सर। सर धन्यवाद दिनेश जी। जिन संगठनों का आपने नाम लिया वो तो उनके गढ़े हुए हैं, वो उनके खिलाफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन यह देश उनके खिलाफ है। 100 साल के इतिहास में कम से कम आधी आबादी से अधिक लोगों को संघ के साथ होना चाहिए था। मैं विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि आप अपने मोहल्ले के इर्द गिर्द देख लीजिए कितने लोगों की संख्या है। सत्ता जब रहती है तब इनका विस्तार होता है, सत्ता से बाहर होते ही ये कहीं दिखाई नहीं पड़ते। और जिस किसी भी राज्य में आप भी देखेंगे, जिस किसी में, अभी पिछले दिनों कर्नाटक में इनकी सरकार थी, अब देखो तो कितना इनका कितनी गतिविधियां थी। आज कर्नाटक राज्य में कोई देख करके बताओगे कहाँ है ये? कोई अपना परिचय भी दे रहा हो? जब इनकी सरकार, रघुवर दास की सरकार झारखंड में थी तो लगता था कि सब कुछ वही है। आज हेमंत सोरेन की सरकार है, आज ढूंढ के बता दीजिए कहाँ है। सबसे बड़ा सवाल इस देश के सामने, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इनको सत्ता से बाहर रखना है। अगर इस सत्ता में रहेंगे तो जो आप कह रहे हैं वही दिखाई पड़ता है। 100 साल के इतिहास में अगर आप जन स्वीकृति आपके इस आधार पर होती तो कोई भी आज लोग खोजे नहीं मिलते जो संघ के विरोध में होते। कोई एक व्यक्ति आपको नहीं मिलता, पूरा देश खड़ा होता है। 100 साल का इतिहास कांग्रेस का है। हमारे आपके मोहल्ले में गली गली में लोग दिखाई पड़ते थे कि कांग्रेसी हैं। आप उससे सहमत हो असहमत हो, आप भले कांग्रेस पार्टी में शामिल न रहे हो, लेकिन कांग्रेस के लोगों की बड़ी तादाद दिखाई पड़ती थी। कहा जाता, आज भी कहा जाता था कि इस देश के सबसे पुरानी राजनीतिक दल है, उसके लोग दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं, लोग कहते हैं कि मैं कांग्रेस से हूं। लेकिन अगर सत्ता से बाहर है, सत्ता में न रहने पर आप इस स्थिति में बता दीजिए कहाँ रहती है, कहाँ दिखाई पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है। इस देश का हिस्सा तो केरल भी है, सर्वाधिक संघ के शाखाएं वहां चलती हैं, कितने लोग दिखाई पड़ते हैं। तमिलनाडु भी तो इसी देश का अंग है, तेलंगाना भी तो इसी देश का अंग है, पश्चिम बंगाल में तो इसी देश का अंग है। इनको इनके अपने विस्तार के लिए, क्योंकि सत्तावादी लोग हैं और शक्ति प्रदर्शन में ही विश्वास करते हैं, या इसीलिए राष्ट्रवाद का नारा देते हैं।
यह राष्ट्रवाद का यह जो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो राष्ट्रवादी नहीं है? हम इस देश से पैदा हुए हैं, सब कुछ हमको जो कुछ भी मिला है मुझे इस देश से मिला है, मेरी आस्था इस देश के प्रति है। कैसे किसी छीन सकता है कोई इसको? मेरा जो लगाव है, जो मेरी प्रतिबद्धता है, जो मेरा इस देश के प्रति आदर, वो कैसे कोई कम कर सकता है? लेकिन ये राष्ट्रवाद का नारा केवल इसीलिए दिया जाता है कि क्योंकि इनको ताकत का एहसास करना होता है। आप ताकत का एहसास कीजिए, और ताकत किस बात के लिए? दमन के लिए। और किस तरह की स्वीकृति इनकी होती है? आज 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती और इनका 100 साल एक दिन पूरा हो रहा है। ये किस तरह के लोग हैं? गांधी जयंती के कई कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए, ढेर सारे जो कार्यक्रम होते हैं और उसमें प्राथमिकता है संघ के कार्यक्रमों की। इस देश के लोगों को ये सीखना चाहिए कि आखिर ये हम किधर जा रहे हैं। लेकिन ये जो ये माहौल बनाते हैं, वह माहौल लोग स्वीकार कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। और आज तो तब भी बहुत प्रगतिशील विचारधारा दुनिया में है, लोग तमाम तर्क वैज्ञानिक सोच दुनिया में है, तर्क के हिसाब से लोग चीजों का व्याख्या करते हैं। आप याद कीजिए, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी और सावरकर की मृत्यु हुई थी, तब तो आस्थाएं बहुत होती थी, एक अलग तरह का सोच भी होता था। जब गांधी का निधन हुआ तो दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जहां शोक न मनाया गया, जब उनकी नृशंस हत्या हुई थी। मैं उनके जिन्होंने उनका बायोग्राफी लिखा है, फिशर सम, जब मैं नाम बोल रहा हूँ, उसकी किताब में पढ़ रहा था, मैं दुनिया का कोई देश नहीं था जहां शोक की लहर न हो। सावरकर साहब का जब निधन हुआ तो क्या हुआ था? कितने लोगों ने स्वीकार किया था? आज भी सावरकर साहब को लेकर के कितने तरह के संघर्ष हैं। सावरकर साहब की आजादी में के संघर्षों के योगदान को मैं भुला नहीं सकता। लेकिन बाद की जो स्थितियां बनी, सावरकर साहब संघ के विचारधारा के भौतिक स्वरूप है, उनको देखा जा सकता है। कितने लोगों ने स्वीकार किया? 100। आप यही कहा था ना कि उम्र लंबी होने से बात नहीं होती है, बड़ी कितनी है। देश को आपने दिया क्या है? आपके सांप्रदायिक सोच से, ध्रुवीकरण के प्रोत्साहन से, सत्तावादी होने से, मानव मूल्यों के हनन से, एक रूढ़िवादी सोच से, अंधविश्वास को बढ़ावा देने से आप दुनिया में स्वीकार कर लिए जाएंगे, देश में स्वीकार कर लिए जाएंगे। कोई देश स्वीकार कर सकता है? आज क्या जो संघ की गतिविधियां, आप सोचिए कि दुनिया को आप ज्ञान देते रहते हैं, आप किसी देश में अपनी गतिविधियों को संचालित करेंगे और अपना पंजीकरण नहीं कराएंगे, आप अपने सदस्यों का लेखा जोखा दुनिया के सामने नहीं रखेंगे, जो संस्थाएं चलाते हैं आप उनका पंजीकरण नहीं कराएंगे। मैं कई बार सोचता था कि ठीक है, कांग्रेस के सरकारों ने सरस्वती शिशु मंदिरों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया, या उनको सार्वजनिक धन से उनको अनुदान देना शुरू नहीं किया, उनके शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों का लाभ नहीं मिला। हो सकता है कि कांग्रेस का कोई विरोध रहा हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं करती है? आखिर क्यों आप इनको एक स्वायत्तशासी बनाए हुए रखे हुए हैं, और आप इनके शिक्षकों को सरकारी मानकों के अनुसार वेतन देने के लिए क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि आप अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। सरकार के अधीन आप उस एजेंडे को नहीं चला सकते। सरकार के अधीन जो सरकार के नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो निषेध हैं, उनका आपको पालन करना पड़ेगा। और उन नियमों में भारतीय संविधान के अनुसार जब आप चलेंगे तो आप धर्मान्धता को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, आप ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। आपको सभी धर्मों का आदर करना होगा। आप शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप केवल एक धर्म की परंपराओं और विश्वासों को ही प्रोत्साहित नहीं कर सकते। सबके प्रति आपको समान आस्था रखनी होगी। यह देश चलेगा। और मेरा अपना मानना है कि इस देश के अधिकांश जनता, अधिकांश, ये चाहती है कि यह देश चले, और इसी बिना पर कि वो देश के संविधान में उनकी आस्था है। आपने कहा, मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी में और भागवत साहब में कोई विवाद है कि नहीं है, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि संघ और बीजेपी में कोई विवाद नहीं है। दोनों एक साथ है, दोनों का एजेंडा एक है।
और संघ के एजेंडे को लागू करने का माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के संघ के जो अन्य आनुषंगिक संगठन है, लोगों के, मैं कह रहा लोगों के बीच में या लोगों की इनकी स्वीकृति का प्रतिशत आप आसानी से आंक सकते हैं। बड़े बड़े इनके कार्यक्रम होते हैं, उसमें जन भागीदारी देख लीजिए आप, वही चेहरे दिखाई पड़ते हैं। जिन लोगों को पिछले 30-40 वर्षों से मैं देख रहा हूं, वही लोग दिखाई पड़ते हैं। कोई आज का युवा वर्ग उसमें शामिल हो रहा हो। आप कट्टरपंथी होकर के दुनिया को कैसे आकर्षित कर सकते हैं? दुनिया कट्टरपंथियों की तरफ तो नहीं आकर्षित हुई। तो अभी इस विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है। जिसने ताकत के प्रदर्शन की बात की, दुनिया उसके साथ नहीं खड़ी हुई, देश के लोग उसके साथ नहीं खड़े हुए। आप केवल और केवल आर्थिक ताकत, औद्योगिक ताकत, सत्ता, इसके बल पर थोड़े आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी स्वीकृति बढ़ा सकते हैं। आपको दुनिया के सामने आदर्श रख रहे होते हैं, और वो आदर्श कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला नहीं हो सकता। आपके अपने आदर्श हो सकते हैं वो, लेकिन ऐसे आदर्श जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हो, जिनके प्रति लोगों के मन में आस्था हो, वो कट्टरता नहीं हो सकती, वो सांप्रदायिकता नहीं हो सकती, वो ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, वह धर्म विशेष के प्रति अनादर के भाव नहीं हो सकते। और अगर आप इस चीज की शिक्षा देते रहेंगे तो आपकी स्वीकृति हो सकती है। कुछ लोग है, ऐसा भी नहीं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है लोग, लेकिन वो देश का प्रतिनिधित्व करते हो या देश में उसका विस्तार होता चला जाता हो, यह मुझे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो। और अतीत की घटनाएं बताती हैं कि लोग उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज गांधी को लेकर के भी लोग विरोध करते हैं, एक वर्ग है जो विरोध करता है, लेकिन उनकी गिनती है, गिनती के लोग हैं। ढेर सारे लोग हैं जो गांधीवाद से सहमत नहीं होते, बहस करते हैं, लेकिन गांधीवाद से असहमत लोगों में से जो तार्किक तरीके से बात करते हैं, वो हिंसा की बात नहीं करते। ऐसा संभव नहीं है। वह अपने फ्रेजाइल एलिमेंट्स को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। संघ कितना भी देश सपना देख ले, जिस विचारधारा के साथ, जिस उद्देश्य के साथ, जिन मनोभावों के साथ वो अपना विस्तार करना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि इस देश के लोग उसको स्वीकार करेंगे। जी।